वहशत जुनून। किस्त नंबर 3। मौसम खज़ां और दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। नए साल की आमद थी। सर्दी का जोर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था। पेशावर का टेम्परेचर आज 20 से भी नीचे गिर रहा था। गुज़श्ता रात बारिश जो हुई थी, वो अपने फ्रेंड के साथ उसकी शादी की शॉपिंग के लिए इस वक्त मॉल में थी। वो जीन्स टॉप पहने हुए थी, गर्म कोट पहने, सर पे गर्म टोपी पहने हुए थी। मौसम के लिहाज से वो मुकम्मल नजर आ रही थी और बहुत क्यूट भी लग रही थी। उसे सर्दी कुछ ज्यादा ही लगा करती थी हमेशा। आज भी वो सर से पांव तक खुद को सर्दी से बचाने की तगोदो में थी। गजल जल्दी आओ, वो सामने देखो, 50% ऑफ पे कितनी अच्छी कलेक्शन है। वो सेकंड फ्लोर पे थी। वो इर्द गिर्द देखने में मसरूफ थी जब हीरा उसे खींचती हुई सामने पार्टी वियर ड्रेसेस की शॉप में खींच कर ले गई। यार अब बस हो गई है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। जब तक अब मैं कॉफी नहीं पी लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो दोनों हाथों में पकड़े शॉपिंग बैग्स को एक हाथ में करती हुई बोली थी। हिरा भी उसकी तारीफ करती कैफेटेरिया की तरफ चल दी। वो किसी दूर से आने वाले मुसाफिर की तरह बैग्स चेयर पे रखती बैठी ही थी कि उसकी नजर अचानक ही सामने नजर आने वाले शख्स पे गई। दूसरी तरफ वो भी उसे देख चुका था। दोनों की नजरें मिली थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था और सर को खम करता दूर से ही उसे सलाम कर रहा था। वो भी जवाबन मुस्कुराती हाथ हिला गई थी। वो उसकी तरफ देखता मुड़ गया था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने उसकी इतनी मदद की। उस रात उसने उससे कितनी बातें की और अब वो कितने फॉर्मल अंदाज में उसे मिल रही थी। वो शायद कोई पेमेंट कर रहा था। वो दोनों हाथों से अपनी टोपी को सेट करती, खुद पर एक नजर डालती, फौरन से उसके पास पहुंची थी। वो वॉलेट जेब में रखता पीछे मुड़ता चौंक गया था। आप? हैरानगी से बोला था। जी वो। उसे कुछ समझ नहीं आया था क्या कहे। आ तो वो गई थी। कैसी हैं आप? वो शायद समझ गया था, मुस्कुराता बोला था। ओ आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। जी आई एम फाइन टू। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट मुसलसल चिपकी हुई थी, जबकि वो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी थी। आई एम सॉरी, बस यूं ही आपको देखकर अच्छा लगा। उसके पास सुनते ही वो बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी थी। मेरा मतलब, वो समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। आपके बाबा कैसे हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है, थैंक्स टू यू। वो इसलिए तो आई थी। अरे नहीं, आप शर्मिंदा कर रही हैं। आप उनकी इतनी प्यारी, मतलब उनसे इतना प्यार करने वाली बेटी हैं। आपकी दुआएं उन्हें कुछ नहीं होने देंगी। आज पता नहीं क्यों उससे ऐसे बोला जा रहा था। आप? वो कुछ कह नहीं जा रही थी लेकिन रुक गई। आने वाली लड़की हारिस के पास रुकी थी। हारिस ये कौन है? वो हारिस के बाजू में अपना बाजू डालती बोली थी। मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, मैं चलती हूँ। वो एक नजर उस लड़की का हाथ हारिस के बाजू में देखती कह रही थी। अरे जाने से पहले मेरे बारे में तो जान लीजिए। वो रुक गई थी। वो देख सकती थी हारिस उसका हाथ दबा रहा था, लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं किया था, तो वो क्यों जाती। मैं हूँ आयशा नवीद और इनकी मंगेतर, हमारी शादी होने वाली है। वो गदर के सामने हाथ करती कुछ जताती हुई बोली थी। कांग्रेचुलेशन। जवाबन वो मुस्कुराती उसका हाथ थामती हुई बोली थी। वो कौन सा कुछ गलत कर रही थी, वो सिर्फ उसके पापा का डॉक्टर ही तो था। वो एक नजर डालते मुड़ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके जाते ही हारिस के चेहरे पर पहले वाली मुस्कुराहट की जगह एक गुस्सा आ चुका था। लेकिन खैर, उसे क्या। कौन था ये? बहुत हैंडसम है। और तुम और वो। उसके आते ही हिरा शुरू हो गई थी। उसकी बात का जवाब देने की बजाय गजल ने उसके मुंह में फ्राइज ठूंसी थी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वो एक डॉक्टर है। उसने रात को मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही डॉक्टर है। मैं बस उसका शुक्रिया अदा करने गई थी। और जो साथ लड़की थी ना, वो उसकी मंगेतर थी। इसलिए वापस आ जाओ ख्यालों की दुनिया से। वो कॉफी का सिप लेती उसे बता रही थी। नजरें दूर खड़े उन दोनों पे थी। ओह, तो ये है वो डॉक्टर, हैंडसम है। इतने हैंडसम बंदे की मंगेतर कहाँ से आ गई? वो खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा चांस बन सकता है अगर ट्राई करो तो। हीरा की जबान जितनी तेजी से चल रही थी, वो इतनी तेजी से खा भी रही थी, जैसे खाते हुए वो किसी ड्रामे पे तबसरा कर रही थी। बाद आ जाओ तुम। गदर उसकी बकवास सुन रही थी, लेकिन देख सामने रही थी।
थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई जबरदस्ती का रिश्ता हो। हारिस उसे इतना दूर था जैसे कोरोना के SOPs को फॉलो कर रहा हो, और वो कुछ कह रही थी जिसका जवाब हारिस देना मुनासिब नहीं समझ रहा था। बंदा ठीक ठाक हैंडसम है, सारी रात वो तुम्हारे एक बार कहने पर बैठा रहा और तुम। हिरा ने बात करती हुई उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मतवज्जा नहीं थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ देर पहले गजल के कहने के अंदाज में मुंह टेढ़ा करती उसकी नकल उतार कर कह रही थी, और हालत देखो तुम अपनी, उसकी शक्ल से तुम्हारी नजरें हट नहीं रही। माना कि हैंडसम है, शक्ल भी अच्छी है, अगर मेरी शादी भी असद के साथ ना हो रही होती तो मैं भी उसे ऐसे ही देखती। लेकिन गजल, तुम्हें नहीं लगता इस तरह किसी को देखने? नहीं नहीं, गजल उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी, घूरने से। वो बंदा आपको थोड़ा थड़की समझेगा? नहीं ऐसा। तुम दफा हो जाओ, अकेली करो शॉपिंग, मैं जा रही हूँ। वो उसे कहते उठने लगी थी। अरे नहीं नहीं मेरी जान, बैठ जाओ, चाहे जो मर्जी कर लो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। ये शॉपिंग तो हम मिलकर ही करेंगे। और वो, अरे वो जा रहा है, वो ऊंची आवाज में बोली थी। गजल ने जल्दी से उठकर उसके मुंह पे हाथ रखा था। पागल हो गई हो, वो क्या सोचेगा, हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो उसके मुंह पे हाथ रखते ही उसके कान के पास गड़ाई थी। तो क्या हम नहीं कर रहे हैं? हिरा मासूम शक्ल बनाकर बोली थी। मर जाओ तुम, सारी फ्राइज खा गई हो, ये लो, ये भी ठूस लो, ये लो। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखती उसके मुंह में फ्राइज डाल रही थी, और वो हंसती हुई खा रही थी। गजल ने एक नजर सामने देखा, वो अपने मंगेतर के साथ जा रहा था। एक्सीलेटर पे वो इससे काफी फासला बनाकर खड़ा था। उसने शॉपिंग बैग उठा रखे थे। उसके देखते ही वो आंखों से ओझल हो गया था। वो तेजी से बेड से उतरती वॉशरूम की तरफ दौड़ी थी। जब वो वापस कमरे में आई तो साद अभी तक सो रहा था। उसे कुछ पता नहीं था उसकी बीवी किस हाल में थी। कितनी देर तक उसे वॉमिटिंग होती रही। वो आईने के सामने खड़ी अपनी गैर होती हालत देख रही थी। दिसंबर की सर्दी में भी वो पसीने से तर हो रही थी। प्रेगनेंसी वजह नहीं हो सकती तो फिर? वो हाथ अपने दुखते पेट पर रखते खुद कलामी कर रही थी। प्रेगनेंसी हर लड़की का ख्वाब हो सकता था, लेकिन गजल यूसुफ इस खुशी से महरूम थी क्योंकि वह साद अजीज की बीवी थी। एक नजर साद की तरफ देखती वो तंजिया मुस्कुराई थी। खड़ा होना महाल था तो वो कुर्सी पर डैस ही गई। ये क्या हो रहा था उसके साथ? साद के साथ शादी से अब तक सिर्फ अजियत में ही रख रही थी। वो इस अजाब से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन नामुमकिन था। लेकिन अब वो अपनी इस हालत को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब तकलीफ ज्यादा थी। उसे खौफ आने लगा था, अगर वो मर भी जाए तो कौन उसके मरने पर रोएगा? शायद कोई भी नहीं। सब खुश होंगे तो वो क्यों खुद के साथ ये कर रही थी? एक फैसला अचानक वो कर चुकी थी। वो खुद को मजीद नजरअंदाज नहीं करेगी। आज संडे था और अभी सुबह के 6 बजे थे, मतलब 3 घंटे उसके पास थे। वो किसी को बिना बताए बाहर जा सकती थी। वो अपने दबे कदमों कपड़े उठाती वॉशरूम में घुस गई थी। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था और वक्त ये साबित भी करने वाला था। वो इस वक्त गाउन पहने हुए था, सर से कैप उतारता वो सुस्त कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। वो नाइट ड्यूटी पे था। आज की रात बमुश्किल खत्म हुई थी। थकन से उसका जिस्म चूर हो रहा था। सर बहुत शिद्दत से दर्द कर रहा था। कॉरिडोर से बहुत शोर आ रहा था। मरने वाला शख्स एक 22 साल लड़का था और अकलौता वारिस था। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, एक और हेड इंजरी। फौरी तौर पर ऑपरेट करना था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उसके बहुत एहतियात के बावजूद लड़का सरवाइव नहीं कर सका था। उसके घर वालों को जैसे ही उसने बताया वो सीधे इल्जाम लगाने लगे। वो काफी देर खड़ा होने तसल्ली देता रहा, लेकिन वो लोग तो शायद पुलिस बुला रहे थे। वो गाउन उतारता वॉश बेसिन के आगे झुका, ठंडे पानी के नीचे अपना सर किए हुए था। ये सर दर्द उसकी जान छोड़ ही नहीं रहा था। जब से उसके बाबा गए थे, जब से उनकी शहादत के पीछे छुपा करवा सच जान गया था, तब से वह कभी कभार ये सर दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता था। न जाने वो कब तक वहीं खड़ा रहा। एकदम किसी ने नल बंद करते उसे पीछे किया। पागल हो गया है क्या? मरना है क्या तूने? ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट उमैर था। वो इस वक्त अपने गहरे नीले यूनिफॉर्म में था। वो बेहाल होता सोफे पे सर हाथों में गिराए बैठ गया था। आप काफी बेहतर महसूस हो रहा था।
क्या तमाशा है? तुमसे पूछ रहा हूँ। बाहर क्या हो रहा था? मैं अभी फ्लाइट से वापस आया हूँ। सोचा तुम्हारी नाइट शिफ्ट खत्म हो रही है, जाके कहीं अच्छा सा नाश्ता करते हैं। जा कर ले नाश्ता, मुझे भूख नहीं। वो उठता बोला था। वो अलमारी से हेयर ड्रायर निकाल रहा था। क्या क्या बकवास हो रहा है? किस बात का शौक है ये? साले बेवा हो गया है क्या? लड़का उनका मरा है, शौक तू मना रहा है, जैसे उसके 4 बच्चों की माँ तू है। मुझे भूख नहीं, वो उसकी नकल उतारता बोला था। जा यार, दफा हो जा, मेरा इस वक्त कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा। घर जाऊंगा। और वो हेयर ड्रायर ऑन करता बोला था, लेकिन क्या? ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही। वो सोफे पे फैल कर बैठ गया था। वो सुन चुका था, लेकिन वो हारिस को इसी तरह खुद के साथ कुर्ते नहीं देख सकता था। क्या झूठ कह रहा हूँ क्या? इसके शोर में नहीं सुन रहा? दोबारा बोल, गया कहाँ है? हारिस के घूरने पर वो मासूम शक्ल बनाता हेयर ड्रायर की तरफ इशारा करता बोला था, जबकि हारिस उसे नजरअंदाज करता जैकेट पहनता सीधे संभालता बाहर जाने के लिए तैयार था। वो जानता था उमैर ऐसे नहीं टलने वाला। चलो अब। वो दरवाजा खोलता उमैर को देखकर बोला था, और वो फखरिया मुस्कुराहट के साथ खड़ा होता, अपनी जेब से गहरे नीले रंग के ग्लासेस आंखों पे लगाता उसके साथ हो लिया था। हारिस ने चुपती नजरों से उसकी कार्रवाई देखी थी। हैंडसम लग रहा हूं ना? मुझे पता है, अंदर ही अंदर तू भी मुझ पे लट्टू है। बस अफसोस ये है कि तू अंदर से लड़की नहीं है। वो एक आंख दबाता हारिस को तंग करता आगे हो गया था। पीछे हारिस अपने लबों पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को छुपाता और उसके पीछे हो लिया था। उन दोनों की दोस्ती तब से थी जब उमैर के इंटर में नंबर कम आए थे और वो आर्मी में चला गया था और हारिस मेडिकल में। उमैर इस बात से आज भी चिढ़ता था। वो दोनों कॉरिडोर से गुजर रहे थे, हर एक नजर उन पर ठहर रही थी। वो दोनों ही हैंडसम थे। उमैर फ्लाइट लेफ्टिनेंट था। अपनी शरारती तबीयत के बायस वो लोगों में, खुसूसन लड़कियों में, बहुत मशहूर था। हारिस के बकौल उस जैसा फ्लर्ट इंसान कोई नहीं हो सकता था, जबकि उमैर के बकौल इस दुखी दुनिया में अगर आपकी बात से कोई मुस्कुराता है तो गलत क्या है? ये कोई हमेशा लड़की ही क्यों होती है? हारिस चुपते हुए लहजे में पूछता तो वो कहा लगा देता, जबकि हारिस ज्यादातर खामोश रहता, बहुत कम लोगों से बात करता, या ये कहना दुरुस्त होता कि वो लड़कियों से दूर ही रहना मुनासिब समझता था। लेकिन वो हमेशा ही अपने रिजर्व नेचर की वजह से बहुत सी नजरों का मरकज हो रहता था। वो दोनों लिफ्ट से निकले तो उमैर की जुबान में खारिश होना शुरू हो गई। एक बात तो बता यार हारिस, ये जो तू मीसना, मेरा मतलब है रिजर्व रहने की एक्टिंग करता है, ये इसलिए ना ताकि लड़कियां तुझे ज्यादा नोटिस करें। अभी लिफ्ट में भी जो लड़कियां थी वो बार बार बाल सीधे करने के बहाने तुम्हें देख रही थी और फिर शर्मा शर्मा कर हंस रही थी। हालांकि मैंने अपने चेहरे पर इतनी कातिल मुस्कुराहट चिपका रखी थी, लेकिन नहीं, उन्हें तो मीसने, मेरा मतलब है रिजर्व मर्द ही चाहिए होते हैं। या फिर हो सकता है उन्हें पता चल जाता हो कि तुम्हारे नंबर इंटर में कम आए थे। हारिस उसके कान के पास कहता आगे बढ़ गया था। पीछे उमैर का चेहरा सुर्ख हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल था। हारिस, वो जो उससे कुछ कहने ही वाला था, उसकी शक्ल देखकर रुक गया। उसकी शक्ल पर एकदम से ये चमक उसने काफी अरसे बाद देखी थी। वो खामोश हो गया था। उसकी नजर हारिस की नजर की तवक्कुफ में थी। सामने ही वो परिवश खड़ी थी, सुर्ख फ्रॉक पहने, गहरे सुर्ख दुपट्टे के हाले में चमकता वही मासूम सा चेहरा। चेहरे पर परेशानी वाज़िह थी। वो कितनी देर तक उसे तो खड़ा देखता रहा। पीछे खड़े उमैर को भी पहले तो कुछ अजीब लगा, क्योंकि हारिस यूं राह चलते लड़कियां ताड़ने वालों में से नहीं था, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की। ये क्या गजल बाबी है? उसके कान के पास बोला था। हारिस बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया था। वो परेशान से गायनाकोलॉजी वार्ड में खड़ी थी इतनी सुबह। शायद वो प्रेग्नेंट हो, ये ख्याल इसके सीने में सांस तंग करने लगा था। गजल, वो उसके पास जाता बोला था। वो एकदम पलटी थी, किसी डरी हुई हिरन की तरह। आप ठीक हैं? अब वो थोड़ा करीब हुआ था। जी, मेरा मतलब है नहीं, वो मैं रूटीन चेकअप के लिए आई थी। वो घबराते हुए मुश्किल बोली थी। क्या जरूरी था हर बार वही शख्स उसके सामने हो? तो क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? डॉक्टर अवेलेबल नहीं क्या? वो उसे देख सकता था। वो हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। डॉक्टर, मैंने इन्हें
कहा है कि अपना कार्ड दिखाएं, मैं इनको इमरजेंसी चेकअप के लिए ले जाती हूँ, लेकिन ये नहीं दिखा रही। सीएमएच में हर फौजी को हेल्थ कार्ड इश्यू होता है, जिससे वो अपने करीबी रिश्तेदारों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इट्स ओके, वो कहता गदर की तरफ मुड़ा था। वो समझ गया था इतनी सुबह आने का मतलब वो अपने शोहर को बिना बताए आई थी। ये वो गदर तो नहीं थी जिसे वो जानता था, ये तो कोई डरी हुई उलझी हुई लड़की थी। आप आए मेरे साथ, डॉक्टर मेरी कोलीग है, मैं बात कर लेता हूँ, अभी चेकअप हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन अपने हस्बैंड के साथ आ जाऊंगी। वो कैसे उसके सामने चेकअप करवाती अगर उसे कुछ पता चल जाता तो? अगर आज तकलीफ है तो चेकअप किसी और दिन क्यों करना है? क्या आप वही गजल हैं जो एक डॉक्टर के लेट आने पर गुस्सा करती थी और आपके बाबा की तबीयत ज्यादा खराब होने के डर से डॉक्टर को ही रोक लेना जरूरी समझती थी? अब कि वो गुस्से से बोला था, ये लड़की उसके सब्र को आजमा रही थी। वो हैरानगी से उसकी आंखों में देखे गई। आपको याद हूं मैं? बेयकीन लहजा, दर्द भरी आवाज। वो ठहर गया, साकित हो गया था। ये क्या कह रही थी वो? मोहब्बत की तौहीन ही उस लड़की की लापरवाही थी। मैं ऐसे ही तो हर लड़की के पीछे नहीं जाता। वो आहिस्ता से बोला था, वही पुराना इजहार करने वाला लहजा। वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई थी, सब भूल गया था। कुछ देर बाद वो वापस लौटा था, आए, और वो उसके पीछे हो गई थी। वो उसे लिए हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था, वो रुक गई थी, हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा था। यहाँ चेकअप के बाद रिपोर्ट्स के लिए वेट करना होगा, और यहाँ ये चेकअप करवाने की वजह से शायद आपके अलावा दूसरों को भी पता चल जाए। वो कहना चाहता था कि तुम्हारे शोहर को, लेकिन वो उसे बुरा महसूस नहीं करवाना चाहता था। यहाँ करीबी 5 मिनट की ड्राइव पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहीं चलते हैं अगर आपको ओके। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी थी। वो उस तकलीफ को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो उसे पार्किंग लॉट की तरफ लेता बढ़ गया था। दूर खड़ा उमैर ये देख रहा था, ये वही गजल थी। अब तो उसे यकीन हो गया था। जिस दिन गदर की शादी थी उसी दिन हारिस का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ता कोमा में रहने के बाद जब वो होश में आया तो कितना कमजोर हो गया था। न कुछ खाता था और न कुछ बोलता था। उसे गदर पे गुस्सा आने लगा था। अब फिर ये लड़की सामने आ गई थी। क्या इस लड़की को हारिस की मोहब्बत कभी नजर नहीं आएगी? इसकी वजह से कितनी मुश्किल से वो वापस जिंदगी की तरफ वापस आ लौटा था, और एक बार फिर। लेकिन अब की बार वो ये होने नहीं देगा। इस लड़की को इसकी औकात दिखा कर रखे देगा। वो सोचकर बाहर चला गया था। अपना तो हारिस को कोई नाश्ता याद होगा, ना ही कोई उमैर याद होगा। उससे तो शायद अब अपना आप भी याद ना हो। वो गुस्से में सोचता गार्ड में जा बैठा था। 1 हफ्ते बाद वो उससे मिलने आया था। एक साथ नाश्ता किए उन्हें शायद 1 महीना हो गया था। एक बार फिर वही लड़की। उसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। सिवाय खूबसूरती की उस लड़की में कुछ नहीं था। वो ऐसा ही था, हारिस पे जान छिड़कने वाला। उसको कोई तकलीफ देता तो वो उसे जिंदा दफन करने की हद तक सोच रखता था। इस वक्त वो डॉक्टर ऑफिस में थी। उसके साथ ही हारिस बैठा था। डॉक्टर उन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने मिसेस हारिस के नाम से ही स्लिप बना कर दी थी, जिसे देखते ही हारिस ने कहा था, यहाँ गाइनोलॉजिस्ट ऐसे थोड़ा गलत समझेंगी, इसलिए। वो खामोश हो गया था, और वो भी थोड़ी शर्मिंदा सी खामोश थी। आप उनके हस्बैंड हैं? डॉक्टर सगल लहजे में हारिस से मुखातिब थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था वो क्या कहे। गदर की जान पे बन गई थी। हारिस के सामने ये सब नहीं होना चाहिए था। आपकी वाइफ खतरनाक हद तक वजाइनल इन्फेक्शन में है। आपकी वाइफ की बर्थ कैनल में भी बुरी तरह से इंजर्ड है। आपको अपने फिजिकल कॉन्टेक्ट में चेंज करने की जरूरत है। इस अंदाज से आपकी वाइफ को वजाइनल कैंसर भी हो सकता है। देखिए, ये सेंसिटिव ऑर्गन में आपको नरमी और एहतियात की जरूरत होती है। डॉक्टर और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन हारिस का दिमाग साइंस कर रहा था। वो खुद भी डॉक्टर था। वो इन सारी बातों का मतलब गदर से बेहतर समझता था। उसे समझ नहीं आ रही थी। क्या वो अच्छी शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार रही थी? क्या साथ उसके जिस्म के साथ खेल रहा था? डॉक्टर की बातें सुनते ही उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिल चाह रहा था अभी जाकर उसे कत्ल कर दे। और ये लड़की इतनी बेवकूफ क्यों थी? वो तो समझता था सिर्फ उसकी मोहब्बत से लापरवाह थी, लेकिन वो तो खुद से भी लापरवाह थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर निकले थे। आए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो खुद को कंट्रोल करता बोला था।
नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतनी शर्मिंदगी आज के लिए काफी थी। अब वो सारी जिंदगी उसके सामने करने के काबिल नहीं रही थी। आपको कैब करने में टाइम लगेगा, मैं आपको 10 मिनट में घर के पास ड्रॉप कर दूंगा। अब वो अच्छी तरह जान चुका था वो क्या और किस से और क्यों छुप रही है। आपको नहीं लगता कि आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं मिस्टर हारिस? अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए वो इस पर गुस्सा करने लगी थी। क्यों नहीं समझ रहा था वो आखिर? अगर मैं हद से बढ़ ही गया हूं तो क्यों ना ठीक से बढ़ लिया जाए, क्योंकि दोबारा मौका थोड़ी देने वाली हैं आप। वो उसका हाथ पकड़ता गाड़ी का दरवाजा खोलता, उसे अंदर धकेलता, दूसरी तरफ से आता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। क्या बदतमीजी है ये? वो सख्त गुस्से में दाढ़ी थी। ये कार इस वक्त लॉक्ड है और तब तक अनलॉक नहीं होगी जब तक आप मुझे सब कुछ नहीं बता देती। वो फैसला कर चुका था, इस बेवकूफ लड़की को वो मजीद बेवकूफी नहीं करने देगा। क्या सब कुछ? वो गुस्से से बिना सोचे समझे बोली थी। वही जो अंदर डॉक्टर ने कहा, मुझे इस बारे में बताएं। वो जिंदगी में आज तक कभी किसी औरत के सामने इस तरह से नहीं बोला था, लेकिन आज वो खुलकर बेशर्म हुआ था। यू शट अप मिस्टर हारिस। ये मेरी पर्सनल लाइफ और आप होते कौन है मुझसे इस किस्म के सवाल पूछने वाले? रियली? आपने जो सोचना है सोच लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कार लॉक्ड है और ये आपके बताए के बगैर अनलॉक नहीं होगी। वो भी डीट हुआ था, ऐसे तो ऐसे ही सही। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं है? मैं तो आपका ऐसा नहीं समझती थी। और ये दरवाजा अनलॉक करें, मुझे 9 बजे से पहले घर जाना है। नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है। और आप मुझे किस तरह का समझती होंगी मैं जान चुका हूँ। आपने मुझ पे साद जैसे शख्स को चुना तो आप मुझे क्या ही समझती होंगी। उसे गुस्सा आ रहा था, वो खुद की दुश्मन बनी हुई थी। डॉक्टर ने वाज़ह कहा था इस तरह वो माँ भी नहीं बन पाएगी कभी, और उसे कैंसर का भी खतरा था। हारिस, वो चिल्लाई थी। ये पहली दफा था वो इस तरह इसका नाम ले कर बोली थी। वो एक लम्हे को कमजोर हुआ था। गजल, वो भी धीरे से बोला था। जिस गजल को मैं जानता हूँ वो तो ऐसी नहीं थी। ये जानते हुए भी कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप खामोश क्यों हैं? क्यों उस घटिया शख्स के हाथों खुद को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है? वजह ऐसा क्या है उसमें जो उसके साथ रहने पे मजबूर हो तुम? वो गुस्से में कब आपसे तुम पर आया उसे खुद को भी एहसास नहीं हुआ था। शट अप, यू शट अप मिस्टर हारिस। आप होते कौन है मेरे और मेरे शोहर की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने वाली? वो भी गुस्से में आ गई थी। शोहर? ऐसा होता है शोहर? तुम मर भी जाओ तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। अगर उसे तुम्हारी इतनी परवाह होती तो ये सब न करता तुम्हारे साथ। वह हर लिहाज उतार कर बोला था। आंखें जख्मी थी, दिल जख्मी था, और वो लड़की अभी भी उस घटिया इंसान की तरफदारी कर रही थी। वो जो भी मेरे साथ करता है वो कर सकता है क्योंकि वो मेरा शोहर है। अब दोबारा मुझसे ऐसी बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो शर्म से कहीं गायब हो जाना चाहती थी। अगर मैं होता, वो जल्दी से बोला था, और वो हैरान हुई थी। अगर मैं होता शोहर तो उसकी आंखों में देखता वो पहली दफा इस तरह खुलकर इजहार कर रहा था। क्या बकवास है, अब फ्लर्ट कर रहे हैं? दरवाजा खोलो। चलो, कुछ तो समझ में आया। मेरी मोहब्बत फ्लर्ट है तो फ्लर्ट ही सही। चलें अब बताएं। अगर मैं होता शोहर तो मैं जो चाहे करता, आप मुझे भी इस तरह डिफेंड करती। पता नहीं वो क्या सुनना चाह रहा था। वो तुमसे आप पर आ गया था। इस लड़की का एहतराम वाजिब था उस पर। जो है नहीं, मैं इस बारे में जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वो बाहर देखती बोली थी। अगर मैं होता तो मैं ये सब कभी ना करता, ये बात आप भी जानती हैं। खैर, अपना फोन दे मुझे। वो ऐसा से बोला था, आखिरी बात करता उसके सामने हाथ हिला चुका था। वह हैरानगी से उसे देख रही थी। वो उसकी नजरों के जवाब में उसके हाथ से फोन पकड़ चुका था। वो अरे अरे करती ही रह गई थी, और वो अपने फोन पे कॉल करता उसे फोन वापस पकड़ा रहा था। ये मेरा नंबर है, 12 दिसंबर के नाम से सेव किया था। जब भी कॉल या मैसेज करूं, मुझे रिप्लाई करने में देर नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो आपकी शोहर की खैर नहीं। उससे तो शायद मैं कत्ल कर दूं और खुद फांसी लग जाऊं। वो आखिरी बात करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। नफरत है मुझे आपसे, वो नम लहजे में बोली थी। गदर को रोना आ रहा था। वह बाहर की तरफ चेहरा करती अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चलो, कोई तो जज्बा आपके दिल में आया, मोहब्बत न सही, नफरत ही सही। वो जख्मी लहजे में बोला था।
وہ گاڑی روکتا باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان لا کر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی، آنکھیں پانی سے بھری پڑی تھی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ خاموش ہو گیا۔ آپ میرے پاس بیٹھ کر رو نہیں سکتی۔ میں نے آپ سے محبت اس لیے نہیں کی کہ آپ اس طرح روئیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں آپ کس قدر انمول ہیں۔ میری محبت اتنی ناکارہ تو نہیں کہ آپ خود کو اس طرح محسوس کروائیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی، کم سے کم ایک دوست ہی سمجھ لیں۔ آپ بھلے ہی مجھ سے نفرت کریں، لیکن چاہے تو کبھی آزما کر دیکھ لیں۔ آپ کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پلیز آپ ناشتہ کر لیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اس طرح بولا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ آپ کے بھائی آسٹریلیا ہوتے ہیں کیا؟ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے بولا تھا۔ جی ہاں، اور ایک لمبی خاموشی۔ اگر آپ کو کبھی بھی پرابلم ہو تو پلیز ایک بار مجھے کال ضرور کیجیے گا، اور آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ میں ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتا، پلیز آپ بھی مت سوچیے گا، اور اس سے دور رہیں پلیز۔ وہ ساتھ کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ شٹ اپ، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا بند کریں۔ وہ ایک بار پھر پھنکاری تھی۔ وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، آئی ایم سوری، میں نے آپ پہ غصہ کیا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بنا کچھ کہے اتر گئی تھی، اور وہ اسے اندر جاتا دیکھتا رہا تھا۔ واپس جاتے ہوئے ایک فیصلہ کر چکا تھا، اسے کسی طور پر اس کٹے شخص کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ آج اس کی حالت سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔